नमस्कार, आप देख रहे हैं घंटी बजाओ। आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। घंटी बजाओ एक ऐसा शो जो बनता है आपकी आवाज। सिस्टम की लापरवाही के खिलाफ शासन, प्रशासन और सरकार से पूछता है सवाल। घंटी बजाओ में आज बात होगी देश के उन लाखों युवाओं की जो सड़क पर संघर्ष करने को मजबूर है, लाठी खाने को मजबूर है, कोर्ट के चक्कर काटने को मजबूर है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिस्टम अपनी जिम्मेदारी या तो निभा नहीं रहा या निभाने में फेल हो गया। इसीलिए समय आ गया है देश के युवाओं को सड़क पर उतारने वालों के खिलाफ घंटी बजाने का। युवा देश का भविष्य होता है, उसके कंधे पर देश के विकास की जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहाँ तो युवाओं के ही विकास का पहिया पटरी से उतरा हुआ नजर आ रहा है। छात्र पढ़ाई करते हैं, नौकरी के लिए परीक्षा देते हैं, लेकिन पता चलता है पेपर तो लीक हो गया। इस तरह कुछ ही सेकंड में युवाओं की सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। उत्तराखंड में भी यही हुआ। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पटवारी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हो गया, जिसके बाद युवा इंसाफ की गुहार लेकर सड़क पर उतर गए। मेरी एज 28 साल पूरी हो चुकी है, तो मेरी एज 28 पूरी हो चुकी है, मुझे भी अंदर से वो लगता है कि यार मैं क्या करूंगा। हर बार यही है कि मैं पेपर लीक हो जाता है। मैं यहाँ एक रूम लेके रेंट लेके रहती हूँ सर। 2024 से मैं तैयारी में आई हूँ। पहला पेपर देके मैं जैसे सेंटर से बाहर आती हूँ तो पेपर लीक हुआ मिलता है। मेरा पटवारी का पहला पेपर था। कमल और मेघा इस दर्द से गुजर नहीं रहे। उत्तराखंड का हर वो युवा जिसने पटवारी की परीक्षा की तैयारी की, इस दर्द से दो चार हो रहा है। सड़क पर धूल फांक रहे इन युवाओं की गलती क्या है? इन्होंने पटवारी की नौकरी का सपना देखा, पूरी ईमानदारी से तैयारी की, नौकरी की चाह में दिन रात एक कर दिया। लेकिन जब परीक्षा देने सेंटर पर पहुंचे तो पता चला पेपर तो लीक हो गया। पेपर लीक की खबर मिलते ही इनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया, पैरों तले जमीन खिसक गई, लगा जैसे दुनिया ही लुट गई। पल भर में सपने बिखर गए। कोई 4 साल से तैयारी कर रहा था तो कोई अपना घर छोड़कर किराए के मकान में रह रहा था, किसी की उम्र निकल रही थी। अब सब कुछ मिट्टी में मिल गया। जब हम पेपर देने जाते हैं उसके बाद जब जैसे ही पेपर से बाहर आते हैं तो हमें पता चलता है कि 11:35 पे व्हाट्सएप पे पेपर बाहर आ गया है। उसके बाद भी सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक है। अरे अगर इसको पेपर लीक नहीं कहते तो किसको कहते हैं? इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा, करें तो आखिर क्या करें, कहें तो आखिर किससे कहें। परीक्षा की लचर व्यवस्था ने इन्हें सड़क पर उतरने को मजबूर किया तो इन्होंने शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उत्तराखंड के इन युवाओं का ये हाल तब है जब उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, पटवारी का पेपर आखिर लीक कैसे हुआ, सिस्टम फेल कैसे हुआ और इस सब के लिए जिम्मेदार आखिर कौन है? सारे अधिकारी, सारे मंत्री लगे हुए ये कहने में कि पेपर लीक नहीं हुआ है। तरह तरह के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी, उन सभी नकल माफियाओं को, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम नहीं करेंगे। कांग्रेस सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। सरकार दावा कर रही है दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन ये कोई बता नहीं रहा कि इन युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसका हर्जाना आखिर कौन भरेगा। यही वजह है
देवभूमि में चल रही रामलीला में भी पेपर लीक का मुद्दा गरमाया हुआ है। सुनने में आ रहा है उत्तराखंड में पटवारी का पेपर भी लीक हो गया है। महाराज मैं तो ये अभी सुन रहा हूँ महाराज। आपने सुना? मैंने तो भरा ही नहीं था महाराज। धामी सरकार ने पेपर लीक के मुख्य आरोपी खालिद की सरकारी जमीन पर बनी दुकानों पर बुलडोजर दौड़ा दिया है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है, लेकिन बेरोजगार संघ की अगुवाई में देहरादून के परेड ग्राउंड में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे युवाओं की मांग है कि पेपर लीक की सीबीआई जांच हो, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष को बर्खास्त किया जाए और भर्ती नियमों में संशोधन हो। वैसे युवाओं की सड़क पर गुस्से में बिहार के भी युवा हैं, इसीलिए बख्तियारपुर में सिस्टम से नाराज युवाओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सड़क पर ही रोक लिया और पूछने लगे आखिर वैकेंसी कब आएगी। युवाओं का आरोप था मुख्यमंत्री के ऐलान के बावजूद अब तक लाइब्रेरियन की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किए गए। सर सुनिए ना सर एक मिनट सर, हम लोग लाइब्रेरियन के लिए आप जो नोटिस दिए थे अभी तक इसका कोई प्रोटेक्शन नहीं आया सर। बिहार लाइब्रेरी का कब तक होएगा? प्रणाम सर, कब तक होएगा ये बताइए। सर लाइब्रेरियन के आपने बताया था कि 6500 हमने पद निकालेंगे सर, वो अभी तक उसका नोटिफिकेशन आया नहीं है सर। एक मिनट सर, स्टेट के भी आपने जारी कर दी है। युवाओं ने मुख्यमंत्री का रास्ता रोक लिया तो प्रशासन हरकत में आ गया। युवाओं से लिखित में आवेदन देने को कहा, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बीता जब इसी बिहार में नौकरी की मांग को लेकर सड़क पर उतरे युवाओं को पुलिस की लाठी खानी पड़ी। बिहार विधानसभा चुनाव की अधिसूचना से पहले दारोगा के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने की मांग को लेकर युवा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सुशासन बाबू की पुलिस को यह सब रास नहीं आया और उनकी लाठी उन युवाओं पर बरसने लगी। एक बार सोचिए, ये युवा आखिर मांग क्या रहे हैं? इन्हें रोजी रोटी का इंतजाम चाहिए, लेकिन जद्दोजहद इतनी कि सड़क पर उतरना पड़ रहा है, लाठी खानी पड़ रही है। इसलिए फोन उठाइए और घंटी बजाइए ताकि उन तक इन युवाओं की आवाज पहुंचे जो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर बैठे हैं। ये पहली बार नहीं है जब देश में किसी परीक्षा का पेपर लीक हुआ हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो कहानी इससे भी आगे निकल गई। यहाँ परीक्षा हुई, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन भी हो गया, लेकिन 7 साल बीतने के बावजूद युवाओं को आज तक ज्वाइनिंग नहीं मिली। सोचिए, 7 साल बीत चुके हैं, छत्तीसगढ़ में 2 सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन युवाओं की किस्मत नहीं बदल रही। वो आज भी नौकरी की बाट जो रहे हैं। युवाओं की बेबसी का अंदाजा इस बात से लगा लीजिए, ये दूसरों के खेत में मजदूरी करने तक को मजबूर है। अगर हमारा अधिकार नहीं दिया जाता है तो ECHM हाउस के आगे मैं अपना फांसी लगाऊंगा सर। तो हम लोग इतने गए बीते हो गए हैं कि उन नक्सलियों से भी हमारा स्थिति आज दयनीय है। तो हम उसके लायक अगर नहीं है तो हमको अगर चाहिए तो फिर नक्सली के लिए करना पड़ेगा क्या? दूसरों के खेतों में उतरना पड़ता है रोजगार के लिए। ये चिट्ठी छत्तीसगढ़ के इन युवाओं ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को लिखकर पूछा है, क्या ये नक्सली बन जाए? वजह वही नौकरी।
ये युवा 7 साल से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। 7 साल में 2 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, मतलब 2 सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन ये युवा आज भी वहीं खड़े हैं जहां 7 साल पहले खड़े थे। वक्त के साथ इनका इंतजार और बढ़ता जा रहा है। हार कर इन युवाओं ने गृह मंत्री से अब गुहार लगाई है। इसमें ये लिखा गया है कि भाई हम नक्सली से भी गए गुजरे हैं, पूरे जब आप उसको सरेंडर पॉलिसी की तरह पूरी सुविधा जब उनको दे रहे हैं तो हम तो वेरीफाइड हैं, तो हम उसके लायक अगर नहीं है तो हमको अगर चाहिए तो फिर नक्सली के लिए करना पड़ेगा क्या? भाई हमको तो जॉब चाहिए। नक्सलियों को घर, जमीन और आर्थिक सहयोग किया जाता है, तो क्या हम जो छत्तीसगढ़ के बेरोजगार हैं, जो शारीरिक दक्षता पास करके, लिखित परीक्षा पास करके इतना दूर पहुंचे हैं कि हमारा नाम प्रतीक्षा सूची में रखा गया है, तो हम लोग इतने गए बीते हो गए हैं कि उन नक्सलियों से भी हमारा स्थिति आज दयनीय है। छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स के लिए 2018 में 1786 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। इनमें से लगभग 417 कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में थे, जिन्हें 7 साल बाद भी नौकरी नहीं मिल पाई है, जबकि सीएएफ में 3000 से ज्यादा पोस्ट खाली पड़ी हुई। 7 साल से ये युवा इसी तरह दफ्तरों और मंत्री के बंगलों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा। हालात ये हो गए हैं कि परिवार का पेट पालने के लिए ये दूसरों के खेत में मजदूरी करने को मजबूर हैं। बेरोजगारी का मार ऐसे हमारे कंधे पे पड़ी है कि हमें दूसरों के खेतों में उतरना पड़ता है रोजगार के लिए। सर इतने तकलीफों से गुजर रहे हैं, कैंसर से उसके पिताजी पीड़ित है, उसके माँ पीड़ित है, लेकिन हम सरकार फिर भी दरवाजे उनको छोड़ करके, हम उनको इलाज न करा करके दरवाजे खटखटा रहे हैं सरकार के दरवाजे अपनी अधिकार के लिए। अगर हमारा अधिकार नहीं दिया जाता है तो ECHM हाउस के आगे मैं अपना फांसी लगाऊंगा सर। सरकार बदली, लेकिन इन युवाओं का दर्द समझने वाला कोई नहीं है। छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स 2018 भर्ती परीक्षा का आयोजन रमन सिंह की सरकार के समय में हुआ था। रमन सिंह की सरकार जाने के बाद भूपेश बघेल की सरकार बन गई, लेकिन सीएएफ की परीक्षा बीजेपी सरकार के वक्त होने के चलते कांग्रेस ने इस पर ध्यान नहीं दिया। 2023 में छत्तीसगढ़ में फिर बीजेपी की सरकार बनी। बावजूद इसके इन युवाओं को नौकरी नहीं, जिस पर अब वही कांग्रेस सवाल उठा रही है जो इससे पहले सत्ता में। अगर हमारी सरकार समय प्रक्रिया शुरू हुई थी, अगर प्रक्रिया पूरी हो पाई या नहीं हो पाई या कहीं कमी रह गई होगी, तो आज तो इनकी सरकार है। अगर पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और इनको सिर्फ लिस्ट जारी करना है, तो इनको करना चाहिए, तो क्यों नहीं कर रहे? दीपक बैज युवाओं की नक्सली वाली चेतावनी को गंभीर बता रहे हैं, इन्हें नौकरी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे जब इनकी सरकार थी तब इन युवाओं को नौकरी आखिर क्यों नहीं मिली। लेकिन युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ की ये सीरीज यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिन पहले अलग अलग जिलों से कैंडिडेट गृह मंत्री विजय शर्मा से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान विजय शर्मा ने इन युवाओं से ऐसी बात कही जो बताता है कि सरकार इनकी नौकरी को लेकर कितनी संवेदनहीन है। उनका साफ साफ शब्दों में एक ही जवाब है कि आप कोर्ट जाइए, क्योंकि जो गृहमंत्री सर हैं वो कुछ भी सुनने के लिए राजी नहीं है। मतलब आपकी सरकार में भर्ती निकली, आपकी सरकार में छात्र सिलेक्ट हुआ, आज फिर आपकी सरकार है, लेकिन 7 साल बाद अब छात्र कोर्ट कचहरी के चक्कर काटे। वाह मंत्री जी वाह, जब सब कुछ कोर्ट से ही होना है तो भर्ती की प्रक्रिया भी कोर्ट से करवा देते, ताकि इन छात्रों को ये दिन तो न देखने पड़ते, यूं दर दर भटकना तो न पड़ता। वैसे जब एबीपी न्यूज ने गृह मंत्री विजय शर्मा से इस मामले में बात करने की कोशिश की तो वो सामने ही नहीं आए। छत्तीसगढ़ के बाद आपको राजस्थान लेकर चलते हैं, जहां युवाओं के साथ अलग ही खेल हो गया। परीक्षा आयोजित कराने वाला सिस्टम यहां भी फेल हो गया। ये तस्वीर अशोक कुमार मीणा की है, जो 2021 में एसआई बनी, लेकिन इसी साल 28 अगस्त को हाई कोर्ट ने एसआई की भर्ती रद्द कर दी। यहां भी वजह एक बार फिर पेपर लीक बना। भर्ती 859 पदों के लिए निकली थी, जिसमें 824 की ज्वाइनिंग हुई, लेकिन बाद में पता चला इनमें से 59 ऐसे हैं
जिन्हें पहले ही परीक्षा का पेपर मिल गया था। सीधी भाषा में एसआई भर्ती 2021 का पेपर लीक हो गया था। भर्ती रद्द होने का खमियाजा अशोक कुमार मीणा भी भुगत रहे हैं, लेकिन उनका दर्द इतना भर नहीं है। अशोक मीणा ने एसआई की नौकरी के लिए पटवारी की नौकरी छोड़ी थी। इतना ही नहीं, 2018 में अशोक ने RAS यानी राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की प्री परीक्षा को भी क्वालिफाई किया था, लेकिन आज की तारीख में वो बेरोजगार है। माननीय सरकार से और कोर्ट से ये निवेदन है कि हमको न्याय मिले और जो इन्होंने गलत किया है उनको निकाल के दोषी दो, उनको सजा दो। कुछ जो कैंडिडेट वो तो भुगेगा ही, वो तो उसके साथ हमारा जो परिवार है वो भी इस दुविधा में पड़ा हुआ है। सारे मानसिक पीड़ा हमको मिल रही है। उसके साथ में जो कोटारा घात हुआ है, जो अन्याय हुआ है वो सहन नहीं हो रहा है। हमारे साथ में बहुत अन्याय हुआ है। मतलब कहीं युवा सालों साल से ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहा है, तो कहीं ज्वाइनिंग के बाद भर्ती ही रद्द हो जा रही है, जिससे देश का युवा खुद को ठगा महसूस कर रहा है। अगर पेपर लीक नहीं होता तो एसआई की नौकरी कर रहे होते, ये देश की सेवा कर रहे होते। अब वो खुद को बेकसूर साबित करने के लिए कोर्ट की दहलीज नाप रहे हैं। कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं पेपर हो गए तो ज्वाइनिंग नहीं हो रही। इसका खामियाजा कौन उठा रहा है? वो युवा जिसकी आंखों में कल के सपने हैं, जिनके कंधों पर परिवार की जिम्मेदारी है। एक तो रोजगार के मौके कम है, मौका आता है तो उस पर ग्रहण लग जाता है। नौजवान करें तो क्या करें? यही वजह है, योग्यता चाहे अफसर बनने की क्यों ना हो, वैकेंसी 4th ग्रेड की भी निकलती है तो आवेदन का अंबार लग जाता है। आखिर इस हालात के लिए कौन जिम्मेदार है? युवाओं के सपने कौन चकनाचूर कर रहा है? राइट मैन फॉर राइट जॉब, मतलब सही नौकरी पाने के लिए सही उम्मीदवार। लेकिन ये अब सिर्फ किताबी बातें बनकर रह गई हैं, जिसकी तस्वीर राजस्थान से सामने आई। दौसा के रहने वाले अविनाश मीणा ने BSc और B.Ed किया है। इनका सपना टीचर बनने का है, लेकिन ये चपरासी की नौकरी की परीक्षा देने पहुंचे हैं, जिसके लिए महज 10वीं पास होना ही जरूरी है। युवा लगातार नौकरी के लिए संघर्षरत है, लेकिन कई लोगों का संघर्ष अंजाम तक पहुंच ही नहीं पा रहा। वजह पेपर। भारत में बेरोजगारी दर 6.7% है। मतलब इस वक्त देश में करीब 9 करोड़ युवा बेरोजगार हैं। 2017 से 2024 के बीच देश भर में पेपर लीक के करीब 70 मामले सामने आए, जिसके कारण 1.5 करोड़ से ज्यादा युवा प्रभावित हुए। कुछ बड़े राज्यों की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2017 से 2024 के बीच पेपर लीक के करीब 10 मामले सामने आए। इसी तरह गुजरात में 14 मामले, राजस्थान में 2011 से 2022 तक कुल 26 मामले सामने आए। हर साल 3 करोड़ से ज्यादा युवा प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होते हैं। एक छात्र औसतन किसी परीक्षा की तैयारी में 3 साल लगाता है, जिसमें उसका सालाना खर्च 2 लाख रुपए होता है। इस तरह 3 साल में वो 6 लाख के करीब परीक्षा की तैयारी में ही खर्च करता है। लेकिन पेपर लीक के कारण उसकी मेहनत और पैसे दोनों पर पानी फिर जाता है। यही वजह है मध्य प्रदेश में लगातार भर्तियों में हो रही गड़बड़ी के बीच पुलिस ने अपना भर्ती बोर्ड बनाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। लगातार जो वैकेंसीज भी काफ़ी रही हैं, उनकी पूर्ति समय से हो पाए, उसका पुलिस अपने स्तर से कैलेंडर बना के उसमें प्रक्रिया करेगी। इस तरीके की घटनाएं व्यापम के समय हुई हैं। अब भले ही उसके आप नाम चेंज करते जाएं, कभी उनका कर्मचारी चयन बोर्ड कर दिया, कभी कुछ कर दिया, तो उससे कभी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन व्यापम में कितनी मौतें हुई हैं, कितनों की जान गई है, कितनों के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है, कितनों का भविष्य बर्बाद हो गया, ये पुलिस विभाग जानता है। टेक्निकल जो नो हाउ है वो पुलिस ज़्यादा अच्छे से उसके बारे में जानकारी ले सकती है। उसके चयन में टेक्निकलिटी का पूरा ध्यान रखा जा सकता है। मध्य प्रदेश में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और सरकारी नौकरियों के लिए प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं का संचालन करना व्यापम का काम है, लेकिन पुलिस को ही उस पर भरोसा नहीं है तो यहाँ के युवाओं को भला कैसे होगा? इसीलिए आपका घंटी बजाना बहुत जरूरी है, ताकि सरकारें जागे, सिस्टम जागे, दुरुस्त हो और युवाओं को सड़क पर न उतरना पड़े। तो उठाइए फोन, बजाइए घंटी, क्योंकि आपकी एक घंटी सोते सिस्टम को जगा सकती है, जिम्मेदार लोगों को उनकी जिम्मेदारी याद दिला सकती है, लाखों युवाओं को सड़क पर उतरने से
बचा सकती है। घंटी बजाओ में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर आऊंगी किसी बड़े मुद्दे के साथ। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।